अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन रचनात्मक लेखन की एक महत्वपूर्ण कला है। अनुच्छेद का शाब्दिक अर्थ है किसी लेख, निबंध या रचना का अंश, किंतु आजकल अनुच्छेद लेखन के द्वारा स्वतंत्र लेखन का अभ्यास करवाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं, किसी विषय पर एक पैराग्राफ में अपने विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान व निजी अनुभूतियों के आधार पर प्रभावमयी शैली में लिखना अनुच्छेद लेखन है। इसमें किसी विषय से संबंधित किसी एक पक्ष या एक विचार या एक भाव का ही विवेचन किया जाता है। अनुच्छेद लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. अनुच्छेद लिखते समय किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। मुख्य भाव ही लेखन का केंद्र होना चाहिए। 2. अनुच्छेद का केंद्रीय भाव अनुच्छेद के प्रारंभ में अथवा अंत के वाक्य में अवश्य आ जाना चाहिए। 3. अनुच्छेद के वाक्य छोटे छोटे एवं विषय के अनुसार क्रमबद्ध होने चाहिए। 4. अनुच्छेद का आकार सीमित होता है, इसलिए अप्रासंगिक व अनावश्यक बातों से बचना चाहिए। 5. अनुच्छेद में शब्दों की सीमितता के कारण मुहावरे, लोकोक्तियों या सूक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु यदि आवश्यक लगे तो दी भी जानी चाहिए। 6. अनुच्छेद की भाषा विषयानुरूप, सरल, सहज, सुबोध तथा प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। 7. पूरे अनुच्छेद में एक ही विचार व्यक्त होना चाहिए। विद्यार्थी और अनुशासनहीनता। रूपरेखा। अनुशासनहीनता का अर्थ, अनुशासनहीनता के कारण विद्यार्थियों पर प्रभाव। अनुशासनहीनता दो शब्दों के मेल से बना है, अनुशासन प्लस हीनता। अनुशासन का अर्थ है नियम व्यवस्था और हीनता का अर्थ है नियम व्यवस्था में न रहना। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। अनुशासनहीनता के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और खाने पीने, पहनने और व्यवहार पर अंकुश नहीं रहता। इसके कारण विद्यार्थी आलसी, कमजोर, कामचोर तो हो ही जाते हैं, साथ ही वे अपने कर्तव्यों को तिलांजलि देकर केवल अपने अधिकारों की बात करते हैं। आकांक्षाओं और अधिकारों की प्राप्ति के लिए वे संघर्ष पर उतर आते हैं। वे दंगे फसाद करना, आपस में मार पिटाई करना, अध्यापकों से अभद्र व्यवहार करना, लड़कियों को छेड़ना, परीक्षाओं में नकल जैसे अनैतिक कार्य करने लगते हैं। यही कारण है कि जिनकी वजह से अनुशासनहीन विद्यार्थी संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। देश को यदि उन्नति के शिखर पर पहुंचाना है तो हमें विद्यार्थी में अनुशासन लाना होगा। विद्यार्थियों का भी कर्तव्य है कि वे अपने उत्तरदायित्वों को समझें और स्वेच्छा से अनुशासन का पालन करें। प्रदूषण एक समस्या। रूपरेखा। प्रदूषण के प्रकार, कारण और रोकथाम। प्रदूषण का अर्थ है गंदगी। किसी भी प्रकार की गंदगी जो हमारे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न करे, वह प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं: भू प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। किसानों द्वारा अधिक पैसा कमाने के लिए फसलों में अंधाधुंध रासायनिक खादों एवं हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप उनकी पैदावार तो बढ़ जाती है, परंतु मिट्टी की उर्वर क्षमता कमजोर होती जाती है। यह भू प्रदूषण कहलाता है। शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण नगरों का कूड़ा कचरा, कल कारखानों का रासायनिक पदार्थों युक्त गंदा पानी नदियों, नालों, तालाबों और समुद्र के पानी को गंदा कर रहा है, जो जल प्रदूषण है, जिसके फलस्वरूप साफ व मीठे पानी की लगातार कमी तो हो रही है तथा समुद्री प्राणियों का जीवन समाप्त हो रहा है। फैक्ट्रियों एवं कारखानों से विषैली गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि का भी उत्सर्जन हो रहा है, जो वायु प्रदूषण है, जो मानव को स्वच्छ वायु में सांस लेना दूभर कर रही है। यदि हमें अपना कल संवारना है तो हमें आज जागरूक होना पड़ेगा। इस समस्या का हल किसी देश की सरकार द्वारा तब तक संभव नहीं है जब तक उस देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं अपनी जिम्मेदारी न समझे। मेट्रो रेल, राजधानी की शान। रूपरेखा। यातायात का साधन, रेल व्यवस्था, महानगरीय जीवन पर प्रभाव।
मेट्रो रेल महानगरों में जन परिवहन का अत्याधुनिक, तीव्रगामी एवं सुरक्षित साधन है। इसके द्वारा लाखों लोग प्रतिदिन सफर करते हैं। इसके कारण सड़क यातायात के बोझ को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली है। इसके लिए कहीं धरती के नीचे सुरंगें खोदकर रेल पटरी बिछाई गई है तो कहीं ऊंचे ऊंचे पुल बनकर रेल पटरी बिछाई गई है। इसके मार्ग में न कोई रेड लाइट है, न कहीं रेलवे फाटक। इसलिए मेट्रो रेल अपने निश्चित समय पर नियमित अंतरालों पर पूरे नियम से चलती है और प्रत्येक स्टेशन पर लगभग 20 सेकंड रुकती है। इसके कोच अत्याधुनिक तकनीक वाले और वातानुकूलित हैं। मेट्रो ट्रेन के दरवाजे स्वचालित हैं जो स्वयं बंद होते और खुलते हैं, जिससे किसी प्रकार की मानवीय भूल नहीं होती। टिकट वितरण प्रणाली भी स्वचालित है। इसके लिए अनेक काउंटर बनाए गए हैं। स्टेशन में प्रवेश और निकासी की सुविधा एकदम आधुनिक है। यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए गए हैं। विकलांगों के लिए स्टेशन पर व्हीलचेयर की भी व्यवस्था है। यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशनों को अन्य परिवहन साधनों से जोड़ने के लिए मेट्रो बसें भी चलाई जाती हैं। स्टेशन परिसर एवं बोगियों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। मेट्रो में खाना पीना और धूम्रपान वर्जित है। इसके द्वारा समय, श्रम और धन तीनों की बचत होती है। कुल मिलाकर इसे राजधानी की शान कहा जा सकता है। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल होए। रूपरेखा, उक्ति का अर्थ, संगति का प्रभाव, जैसा मित्र वैसा प्रभाव। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल होए। इस उक्ति का अर्थ है, मनुष्य जिस संगति में बैठता उठता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह अपने मित्र या साथी अवश्य बनाता है। मित्र की अच्छाई बुराई का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। इसे एक उदाहरण द्वारा भी समझा जा सकता है कि किस प्रकार पानी की एक बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है और सीप के मुंह में जाए तो खुद मोती ही बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, परंतु उसकी संगति का फर्क है। ठीक इसी प्रकार यदि व्यक्ति सज्जन व्यक्तियों की संगति करेगा तो उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे, और यदि व्यक्ति दुर्जन व्यक्तियों की संगति करेगा तो उनके अवगुणों का प्रभाव व्यक्ति पर अवश्य पड़ेगा। यदि हमारे मित्र अच्छे गुणों व आचरण वाले होंगे तो वह हमें बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर ले चलेंगे और जरूरत पड़ने पर हमें उचित परामर्श देंगे, हमें सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके विपरीत यदि हमारे मित्र स्वयं ही आलसी, मौज मस्ती, घुमक्कड़, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले, गाली गलौज करने वाले होंगे तो वह हमें भी वैसा ही बना देंगे। इसलिए कहा गया है कि एक बुरा मित्र विष के समान है और एक अच्छा मित्र औषधि के समान। मित्र का चुनाव करते समय सदैव विचार करना चाहिए कि हमें कैसा मित्र बनाना है। यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें अच्छे मित्रों का चुनाव करना चाहिए। विज्ञापन। रूपरेखा, विज्ञापन का अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, हमारे जीवन पर प्रभाव। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन दो शब्दों के मेल से बना है। वि का अर्थ है विशिष्ट और ज्ञापन का अर्थ है सूचना। अर्थात जब किसी वस्तु या सेवा को बेचने के उद्देश्य से उसका प्रचार प्रसार किया जाता है तो उसे विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य श्रोता, पाठक या उपभोक्ता के मन पर गहरी छाप छोड़कर उसे विज्ञापित वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित करना है। विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञापन, व्यापारिक विज्ञापन। सामाजिक विज्ञापनों में दहेज, नशा, परिवार नियोजन, विभिन्न कार्यक्रमों, रैलियों, उद्घाटनों, आंदोलनों आदि के विज्ञापन आते हैं। व्यापारिक विज्ञापनों में किसी वस्तु या सेवा से संबंधित विज्ञापन आते हैं। व्यापारिक विज्ञापन अत्यंत आकर्षक होते हैं ताकि उन्हें देख सुन या पढ़कर लोग खरीदने के लिए आकर्षित हों। भले ही उस वस्तु से अच्छी व श्रेष्ठ वस्तु बाजार में उपलब्ध क्यों न हो, वास्तव में विज्ञापन वह शक्ति है जिसमें लोगों की सोच बदलने की शक्ति होती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि विज्ञापन सरकार, व्यापार और समाज के लिए वरदान है, परंतु विज्ञापन की लुभावनी भाषा से बचते हुए हमें आवश्यकता अनुरूप ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। मेरा प्रिय त्योहार। रूपरेखा, कब मनाया जाता है?
क्यों मनाया जाता है? कैसे मनाया जाता है? भारतवर्ष में वैसे तो पूरे वर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, किंतु उनमें से दीपावली मेरा प्रिय त्योहार है। यह हिंदुओं का भी प्रसिद्ध त्योहार है, जो प्रत्येक वर्ष की कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली का शाब्दिक अर्थ है दीपों की अवली, पंक्ति। इस त्योहार में अमावस्या की रात दीप जलाकर रोशनी की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम रावण का वध करके सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने अपने घरों में घी के दिए जलाकर रोशनी की थी। इसे प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कालांतर में इसका रूप थोड़ा परिवर्तित हुआ है। इस दिन सभी अपने मित्रों, रिश्तेदारों आदि को बधाई देते हैं, अपने घरों एवं दुकानों आदि की साफ सफाई कर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। बच्चे मिठाइयाँ और पटाखे खरीद कर आतिशबाजी करते हैं। वुफच लोग इस दिन जुआ आदि भी खेलते हैं। इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। घरों को रंग बिरंगी बिजली की लड़ियों, मोमबत्तियों एवं दियों से रोशन किया जाता है।